गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। वो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जब तुम वीडियो अगर गलती से बाद में देखोगे तो तुमको क्या पता तब क्या होगा। तो सब एक साथ ही बोल दिया, ठीक है। एंड हैप्पी बर्थडे एज वेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करें। 12th का चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर समझने के लिए या बहुत अच्छे से आने के लिए कुछ कॉमन बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, तो मैंने आपको कहा कि ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस चैप्टर को समझने के लिए ही अपने आप में कुछ बेसिक आना जरूरी है। वैसे तो ये आप लोगों ने 11th में पढ़ के रखा है, तो अगर आपको 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, आपने उसके फॉर्मूले लर्न करके रखे हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो दिक्कत तो ऐसी भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है, तो मैं पहले ऑल इसेंशियल कॉन्सेप्ट जो है अपने लिए ज़रूरत के जो है वो सारे के सारे पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, समझा लेता हूँ, और फिर उसके बाद अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहला कुछ समय हमारा बेसिक में जाएगा। एंड डोंट वरी, ये बेसिक भी आपके काम का है, क्योंकि सारे एंट्रेंस एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैसे अगर आप इवन सीईटी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको दिखेंगे कि आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एकदम सिंपल सा सवाल कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज बेसिकली है क्या? यस, आप कोई बता सकते हैं तो बताओ। देखो बच्चों, टिपिकली दुनिया में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, जैसे पार्टिकल का एग्जांपल मैंने लिया इलेक्ट्रॉन या फिर मैंने एग्जांपल आपको बताया मान लो प्रोटॉन। ये वो पार्टिकल है बच्चों, इनके अंदर एक सर्टन एबिलिटी है। इस एबिलिटी की वजह से ये अपने सराउंडिंग रीजन में अपना खुद का एक इन्फ्लुएंस तैयार कर देते हैं। इस स्पेस में अगर बाहर से दूसरा कोई पार्टिकल आ जाता है जो कि इन्हीं की तरह है, मान लो इलेक्ट्रॉन के बाजू में दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, कोई प्रोटॉन आ गया, या ऐसा ही कोई पार्टिकल आ गया जिसके ऊपर ऐसा इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की एबिलिटी है, तो ये एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो क्या करेंगे बोलो, रिपल करेंगे। चार्ज की जो एबिलिटी है अपना खुद का इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की, उसी की तरह दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट या रिपल करने की, इस एबिलिटी को, इस नेचर को, इस क्षमता को अपन उसके चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चार्ज। तो चार्ज सॉरी, क्या कहा मैंने आपको? चार्ज बेसिकली है क्या? चार्ज एक तरह की एबिलिटी है, एक तरह की क्षमता है। जैसे आप कुछ इंसान भी देखो, उनके अंदर भी ऐसी एबिलिटी होती है। तो मान लो रास्ते से एक 70 साल का बुढ़ा चल रहा है। मैंने आपको बोला 70 साल का एक बुढ़ा चल रहा है, बड़ा थका हुआ है, हाथ में लाठी लेके चल रहा है। क्या वो इंसान तुम्हारे बाजू से गुजरे तो तुमको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कोई तो था, आया चला गया। अब सोचो, इसी एज में मैंने किसी का नाम बता दिया आपको। मान लो इसी एज में एक इंसान है रजनीकांत, वो तुम्हारे से बाजू से निकल गए और तुम्हारे ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा? बहुत तगड़ा इम्पैक्ट होगा। अरे यार, रजनीकांत को देखा मैंने, और अकेला है तो ठीक है, फैन फॉलोइंग होगी तो फिर तो तुम कुचले जाओगे पैर के तले बरोबर है कि नहीं? या मैंने तुमको बोला एक 60 साल का इंसान है, 60, 60, 61। जनरली अपने इधर 60, 60, 61 में लोग रिटायर हो जाते हैं, बोलते हैं अब मेरे जिंदगी में क्या बचा है, नाती पोती की भी शादियां हो चुकी है या जो भी कुछ। लेकिन मैंने बोला वो टॉम क्रूज है, जिसने इन द एज ऑफ 61 हॉलीवुड का सबसे खतरनाक स्टंट किया। बरे है कि नहीं? इतनी बड़े खाई से, क्या बोलते हैं, नहीं कि अपनी बाइक लेके छलांग मारी। बरे कि नहीं? अपने इधर 61 वाला तो बाइक उठा भी नहीं पाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या फर्क है दोनों में? एक ऑर्डिनरी पार्टिकल है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके अंदर वो एबिलिटी है कि अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है। ऐसी इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की क्षमता जिस भी पार्टिकल के अंदर है, उस पार्टिकल को बोलने का चार्ज पार्टिकल, और उस एबिलिटी को बोलने का चार्ज। क्या बोलने का उसको? चार्ज। आगे टाइप ऑफ चार्जेस, ये भी तुम जानते हो। वैसे इन्फ्लुएंस भी दो ही तरह के होते हैं, एक तो गुड इन्फ्लुएंस, एक तो बैड इन्फ्लुएंस। अपने हिसाब से जो सही है वो अपने लिए गुड हो गया, अपने हिसाब से जो सही नहीं है वो अपने लिए बैड हो गया। उसी तरह से चार्ज पार्टिकल को भी हम लोगों ने, या चार्ज को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। एक कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव, दूसरी को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव। अनलेस आप न्यूट्रल को भी एक चार्ज समझो। ओके, तो वैसे तो चार्ज के कितने पार्ट टाइप है बच्चों? दो ही, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन की जो एबिलिटी है, जो इन्फ्लुएंस करने का तरीका है, उसको अपन निगेटिव चार्ज मानते हैं। तो सेम प्रोटॉन को क्या मानते हैं अपन? पॉजिटिव मानते हैं। इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं है, बस दो टाइप है, ठीक है। कैन वी मेजर चार्ज? क्या चार्ज को गिनना पॉसिबल है? तो इन्फ्लुएंस को गिनना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ये तो पक्का बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंस ज्यादा है या कम है। अब जैसे मान लो मैंने तुमको दो स्टार की बात की, एक मैंने बताया आपको शाहरुख खान, दूसरा मैंने आपको बोला तुषार कपूर।
दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस करने की क्षमता में जमीन आसमान का अंतर है। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से चार्ज भी अपनी इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है, और इन्फ्लुएंस करने की क्षमता को गिना जा सकता है। इसको जिस यूनिट में गिना जाता है बच्चों, उस यूनिट का नाम है कूलम। किस यूनिट में गिना जाता है? कूलम। एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली एक कूलम होता क्या है। तो चलो उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो इसके पहले कि मैं आपको आगे जाके इसके ऊपर और कुछ बताऊं, मैं देख रहा चाहता था कि आगे कुछ और इसके ऊपर लिखा है क्या। तो देखो बच्चों, चार्ज को हम लोगों ने वैसे तो डिफाइन करते वक्त हम करंट के फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं। करंट अपने आप में एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको आप अगले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन कहीं से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, कहीं से अगर आप चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आप चार्ज की फ्लो को गिनते हो। चार्ज का जो फ्लो है यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ये आपने शायद लो स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा है कि एक सेकंड में एक एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? करंट बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड में बोलते हैं, एक एरिया से नहीं, एक्चुअली सर्टन एरिया से। कुछ भी एरिया आपको दिया, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया दिया, अगर वहां से एक सेकंड में कुछ चार्ज गुजरता है, बराबर है कि नहीं, तो वो जो फ्लो है चार्ज का, उसको अपन बोलते हैं करंट। बड़े ऑर्डिनरी टर्म में मैं आपको ये टर्म्स डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े साइंटिफिक टर्म, बड़े हेवी डेफिनेशन में जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूँ तो फिर चार्ज क्या हो गया, तो आप बोलोगे करंट इनटू टाइम। तो मान लो आपने कोई डिवाइस यूज कर लिया, डिवाइस भी जानते हो आप, एमीटर। एमीटर से अपन करंट का फ्लो गिनते हैं। तो आपने कहीं पे ना एक ऐसा डिवाइस कनेक्ट कर दिया बच्चों, जो करंट को गिन रहा है। और हमने देखा कि किसी एक सर्टन क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड टाइम में कुछ करंट गुजरा, जो करंट था आपका 1 एम्पियर। कितना करंट था आपका? तो कहीं से अगर 1 एम्पियर करंट एक सेकंड में गुजर रहा है, तो हम बोलते हैं कि जो चार्ज वहां पे फ्लो हुआ, वो चार्ज 1 कूलम चार्ज है। क्या बोलते हैं उस चार्ज को? 1 कूलम चार्ज। अब अपने आप में डेफिनेशन के बारे में ज्यादा टेंशन लो मत, फिलहाल तो तुम छोटी छोटी चीजों को क्लियर करो। चार्ज एक एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, गुड इन्फ्लुएंस, बैड इन्फ्लुएंस, बराबर है कि नहीं। आप आगे जाके बोल सकते हो चार्ज को गिनना पॉसिबल है, इस क्षमता को गिनना पॉसिबल है। कौन से यूनिट में गिनते हैं बच्चों? कूलम यूनिट में गिनते हैं। आगे जाके मेरे ख्याल से कूलम के ऊपर और थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने डाला हुआ है, ठीक है। फिर देखो बच्चों, अपना जो चार्ज है, इस चार्ज को वो कौन सी स्टेट में है, क्या कर रहा है, इसके हिसाब से ना चार्ज का इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी और उसकी प्रॉपर्टी बहुत ड्रामेटिकली बदल जाती है। और इसलिए हम लोग हमारे चार्ज की अवस्था 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक वो अवस्था जहां पे चार्ज एट रेस्ट है, मतलब चार्ज कहीं पे जा ही नहीं रहा, स्टैटिक है, रुका हुआ है। एक वो अवस्था जहां पे चार्ज मोशन में है, यानी कि चल रहा है, लेकिन जो मोशन है वो है यूनिफॉर्म मोशन। कौन सी मोशन है बच्चों? यूनिफॉर्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन मतलब मोशन इन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके। और एक वो मोशन है बच्चों जो है एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सी मोशन है? एक्सेलरेटेड, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, या यू में से ऑसिलेटरी मोशन है। ओके, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन में चेंज, ठीक है। तो ऐसी 3 अवस्था में हम लोग चार्ज को स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो चार्ज का स्टडी है, उसको फिजिक्स के इस ब्रांच में किया जाता है। वी कॉल दिस ब्रांच एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज जब मोशन में होता है, तो उसका स्टडी फिजिक्स की इस ब्रांच में किया जाता है। वी कॉल इट एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, तो इससे बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो कॉन्सेप्ट इसमें 11th में ही थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, 12th में इसके ऊपर कुछ ज़्यादा चर्चा करने जैसा है नहीं। तो चार्ज आपको कभी भी मिलेगा तो 3 ही स्टेट में मिलेगा। एक जगह पे रुका हुआ है, या मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में है, या अगर यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है तो एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेटेड मोशन में सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज बनती है। मोस्ट ऑफ दी इसका जो पार्ट है वो मॉडर्न फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और पढ़ते कहाँ पे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज व्हाट? इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज कैसा है बच्चों? रुका हुआ है। इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर क्या बोलो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे चार्ज कैसा है? रुका हुआ है। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। कौन सा चार्जेस बच्चों? मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या बोलते हैं? इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको 2 ब्रांचेस याद रखनी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की?
यहाँ पे चार्जेस क्या होते हैं, एट रेस्ट, एक जगह पे रुके हुए, उनकी स्टडी अपन करते हैं। एक दूसरी ब्रांच कौन सी बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है। तो ऐसे दो हिस्सों में हम लोग चार्ज को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, यहाँ पे चार्ज क्या होगा, एट रेस्ट, यानी कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। और बेसिक बेसिक टर्म्स हैं, बाद में तुमको जरूरत लगी इसको पीडीएफ को लेके जाओ साथ में। आगे बच्चों, कंडक्शन ऑफ चार्जेस एंड इंडक्शन ऑफ चार्जेस। देखो, तुम किसी बॉडी के ऊपर, कोई एक बॉडी है, सपोज तुमने एक बॉडी लिया, यूजुअली बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। इन अनदर वर्ड, उस बॉडी के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मान लो प्रोटॉन के ऊपर होता है, तो मान लो कोई बॉडी है जिसके ऊपर 100 पॉजिटिव चार्जेस है, यानी कि 100 प्रोटॉन्स है। और समझने के लिए मैं कंसिडर करता हूँ बॉडी न्यूट्रल है, तो मान लो उतने ही नेगेटिव चार्जेस से उतने ही इलेक्ट्रॉन है। टोटल बॉडी के ऊपर चार्ज कितना हो गया, आप जानते हो, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जैक्टली उतना ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है। यानी कि आपके पास अगर 100 पॉजिटिव पार्टिकल है, सेम चार्ज वाले 100 नेगेटिव पार्टिकल भी है, तो टोटल चार्ज जो है टोटल बॉडी के ऊपर का वो कितना हो गया, 0 हो गया। अब ऐसे ही आपने कोई और दूसरी बॉडी ले ली, इसके ऊपर भी मान लो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। मान लो इस बॉडी के पास 50 नेगेटिव चार्ज है एंड 50 उसके पास क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दोनों बॉडीज को तुम लोगों ने किया एक दूसरे के ऊपर रब, थोड़ा रब किया, घिस दिया। उससे क्या होगा, किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। मान लो इस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, इस बॉडी में गए, और सिचुएशन ऐसा हुआ, मान लो 25 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए। अब इस बॉडी में प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन तो ट्रांसफर होते नहीं, और इसलिए प्रोटॉन की संख्या जितनी है उतनी ही रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी घट के कितनी होगी बच्चों, 75। और ये जो दूसरी वाली बॉडी है, इसमें क्या होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, अभी बढ़ जाएगी, जितनी थी उससे प्लस होगी। मान लो ये भी कितने हो गए तुम्हारे 75, प्रोटॉन की संख्या जितनी है उतनी ही रहेगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब तुम यहाँ पे एक चीज देख पाओगे कि जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिए, उस बॉडी के ऊपर अभी टोटल चार्ज कितना हो गया, 100 पॉजिटिव, 75 नेगेटिव, यानी कि उसके ऊपर 25 पॉजिटिव चार्ज बन गया, राइट। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए उसका क्या हुआ, उसके पास 75 नेगेटिव चार्जेस हैं, 50 पॉजिटिव चार्जेस हैं, प्लस 50 माइनस 50 को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे -25 चार्ज बचेगा, यानी कि 25 नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो यहाँ पे जो चार्ज तुमको दिख रहा है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर हुआ जस्ट बाय रबिंग और एनी अदर वे यू में से, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन ऑफ चार्जेस। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, कंडक्शन ऑफ चार्जेस। सो व्हाट इज कंडक्शन ऑफ चार्जेस, दिस इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय कंडक्शन, बाय रबिंग और बाय हैविंग फ्रिक्शन, ओके। दूसरा चीज है बच्चों इंडक्शन ऑफ चार्जेस। दूसरा क्या है, इंडक्शन ऑफ चार्जेस। मान लो तुम्हारे पास कोई एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर कोई एक ही चार्ज ऑलरेडी है। मान लो एक बॉडी है, इसके ऊपर मान लो 100 नेगेटिव चार्ज, सो दिस बॉडी इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये जो बॉडी है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्या, नहीं। इस बॉडी के ऊपर चार्ज है, और कौन सा चार्ज है मैंने कहा आपको, मान लो नेगेटिव चार्ज है। अब ऐसी बॉडी को किसी दूसरे न्यूट्रल बॉडी के बाजू में लेके खड़ा किया आप लोगों ने। दूसरी बॉडी जिसके बाजू में तुम लेके गए वो तो खुद न्यूट्रल बॉडी थी, यानी कि उस बॉडी के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही उस बॉडी के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इमेजिन करो इस बॉडी के अंदर 100 पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर क्या है बच्चों, 100 नेगेटिव चार्ज भी है। 100 पॉजिटिव चार्ज है और उस बॉडी के ऊपर क्या है, मान लो 100 नेगेटिव चार्ज भी है। अब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में अगर तुम उसके बाजू में दूसरी एक नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी लेके जाओगे तो अंदर जो चार्जेस हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के अंदर के सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींच लेगा, और उसकी वजह से बॉडी की एक साइड पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, तो एट द सेम टाइम बॉडी की रेस्ट पार्ट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे टोटल चार्ज अभी भी बॉडी के ऊपर 0 ही है, बॉडी के ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आया, टोटल 0 है। लेकिन फिर भी बॉडी का कुछ पार्ट में से कुछ हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज है तो कुछ हिस्सा नेगेटिवली चार्ज है। दिस वे यू कैन मेक अ न्यूट्रल बॉडी इवन showing some charge, a part of that body is showing some charge। इस चार्ज को बोलते हैं इंडक्शन ऑफ चार्जेस। इसको क्या बोलते हैं अपन, इंडक्शन ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस, कंडक्शन ऑफ चार्जेस और इंडक्शन ऑफ चार्जेस, ये भी बेसिक टर्मिनोलॉजी था और होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका है, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बोला कि चार्जेस को गिनना पॉसिबल है, गिनोगे तो उसका यूनिट है, कौन सा यूनिट बताया था बेसिकली मैंने आपको, ऐसा यूनिट क्या था उसका, अरे ऐसा यूनिट क्या था, ऐसा यूनिट कूलम था, राइट ना। तो जो कूलम यूनिट है या चार्ज का जो यूनिट है उसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखना। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस इज कूलम। किस यूनिट में गिना जाता है बच्चों चार्ज को,
कूलम इस यूनिट में गिना जाता है। इसका और एक डेफिनेशन है, थोड़ी देर के बाद हम लोग वो भी पढ़ेंगे। सीजीएस यानी इसका छोटा सिस्टम भी है, लेकिन याद रखना जितनी भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिजिकल क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रिक यानी कि जो चार्ज के वजह से या जिसमें चार्ज का कुछ भी कंट्रीब्यूशन आता है, ऐसे सारे लोगों के सीजीएस यूनिट जो है ना, वो एक नहीं दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको अपन ईएसयू यूनिट बोलते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जिसको बोलते हैं अपन ईएमयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है बच्चों वो है स्टैटिक कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है वो क्या है तुम्हारा, स्टैटिक कूलम। और रिलेशन देख लेना, एक कूलम को उससे छोटा जो यूनिट है यानी कि सीजीएस यूनिट, वो भी कौन सा वाला सीजीएस बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें उसकी वैल्यू आती है 3 × 10⁹ स्टैटिक कूलम। याद रख लेना, ये आपको एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। दूसरा है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब ये भी छोटा ही यूनिट है, इसको भी मैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ऐसा है कि इसको वैसे तो हम छोटा यूनिट बोलते हैं, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड वाइज ये बड़ा है। कौन से देखना, एक कूलम इज इक्वल टू 1/10 ऑफ एब्सोल्यूट कूलम। इसको लिखते वक्त कैसे लिखते हैं अपन, एब्सोल्यूट कूलम। और आपका जो कूलम है वो उससे 1/10 टाइम है, यानी कि इन अनदर वर्ड आपका एब्सोल्यूट कूलम, एक एब्सोल्यूट कूलम यानी कि 10 कूलम हो गए। 10 कूलम को तुम एक एब्सोल्यूट कूलम बोल रहे हो। टेक्निकली ये मैग्नीट्यूड वाइज कूलम से बड़ा है, लेकिन फिर भी हम इसको छोटी सिस्टम में लिख रहे हैं। और ये कौन सा यूनिट है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये याद रखना, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव कुछ समय पहले आपके बोर्ड एग्जाम में या शायद सीटी में पूछा गया था। उन्होंने 4 यूनिट लिखे थे, 4 फिजिकल क्वांटिटी लिखी थी, और ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सीजीएस यूनिट मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटर देन इट्स एसआई यूनिट। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सीजीएस यूनिट मैग्नीट्यूड वाइज नंबर के हिसाब से देखा जाए तो उसके, या फिर मैग्नीट्यूड वाइज अपने एसआई यूनिट से भी बड़ा है, सीजीएस यूनिट एसआई से बड़ा है, तो वो है चार्ज का यूनिट। और कौन सा वाला, चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है 1 एब्सोल्यूट कूलम, वो होता है 10 टाइम ऑफ कूलम। इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो दिस इज सम बेसिक पार्ट। तो बताओ मुझे, चार्ज के कितने यूनिट है बच्चों, वैसे तो 2 ही है, कौन कौन से, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट कौन है, उसका कूलम, और सीजीएस 2 है, कौन से, स्टैटिक कूलम एंड एब्सोल्यूट कूलम। स्टैटिक कूलम जो है वो कौन सा यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और एब्सोल्यूट कूलम कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, एक कूलम की वैल्यू स्टैटिक में क्या है, 3 × 10⁹ स्टैटिक कूलम, और एक कूलम की वैल्यू एब्सोल्यूट कूलम में क्या है, 1/10 ऑफ द एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है। डायमेंशन भी तुम जानते होंगे। देखो, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अगर आप करंट का डेफिनेशन जानते हो तो करंट है चार्ज अपॉन टाइम, राइट। तो उसके हिसाब से चार्ज क्या हो गया बच्चों, चार्ज हो गया आपका करंट इनटू टाइम। इत्तेफाक से करंट और टाइम दोनों भी कौन सी क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल। अगर मैं पूछूं डायमेंशन क्या है तो आप बोलोगे सर मास फॉर्मूले में कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, लेंथ भी कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, टाइम दिख रहा है एक ही पावर है, और करंट दिख रहा है, करंट को ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हुए कॉल इट एज एम्पियर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ये किसका यूनिट है बच्चों, चार्ज का यूनिट है। m0 है, l0 है, टाइम एक बार है, और एम्पियर भी एक बार है, याद रखोगे। नेक्स्ट, चार्ज एक तरह का एबिलिटी है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। और एबिलिटी को कोई डायरेक्शन नहीं होता। ऐसा होता है एबिलिटी को डायरेक्शन है, मतलब कोई बंदे को पूछा बेटा तो कितना वजन उठा सकता है या कितना खाना खा सकता है, उसने बोला सर मैं गुलाब जाम खाऊंगा ना तो 50 गुलाब जाम खा लेता हूँ एक साथ बैठे हुए। लेकिन तभी जब मैं नॉर्थ को देखता हूँ, साउथ को देखने के बाद मेरी एबिलिटी कम हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। साउथ के और तो मैं देख के गुलाब जाम बड़े मुश्किल से खा सकता हूँ। तो बेसिकली कोई भी एबिलिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और चार्ज भी एक तरह का एबिलिटी है। तो ये कौन सी क्वांटिटी बच्चों, स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। यू कैन टेक दिस पीडीएफ विथ यू, तो डोंट वरी, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, और लिखना चाहते हो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा। अगला चीज़ है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्जेस। अगला प्रॉपर्टी क्या है अपना, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटिनाइज इस वर्ड का मतलब क्या है, देखो बच्चों, दुनिया में सर्टन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि एक सर्टन नंबर के मल्टीपल ही एग्जिस्ट करती है, कोई भी नंबर नहीं आ सकता। जैसे मैंने तुमको बोला, तुम लोगों ने घर पे एक पार्टी रखा, पार्टी में कितने लोग आए, तो तुम बोलोगे 2 लोग थे, 10 लोग थे, 50 लोग थे, 25 लोग थे, वॉट एवर में भी।
लेकिन दैट विल बी अ इंटीजर नंबर ओनली, वो पॉइंट में नहीं होगा कि सर मेरे पार्टी में 17.62 लोग आए थे, इसका मतलब ही नहीं निकलता कुछ। मेरे पार्टी में 3.5 लोग आए थे, 3 पूरा था, दूसरा क्या भूत था। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको डेसिमल में गिनना पॉसिबल ही नहीं होता, या फिर एक सर्टन नंबर के वो मल्टीपल ही एग्जिस्ट करते हैं। कोई बिल्डिंग है, उसमें कितने फ्लोर हो गए, 1 फ्लोर होगा, 2 फ्लोर होगा, 3 फ्लोर होगा। आप बोलोगे 1.25 फ्लोर की बिल्डिंग है, आधे फ्लोर की बिल्डिंग है, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? सो देयर आर समथिंग जो कि एक सर्टन नंबर के मल्टीपल ही आती हैं, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं क्वांटिनाइज। क्या बोलते हैं उसको? वैसे दुनिया का सबसे छोटा जो चार्ज है उसकी वैल्यू है इतनी, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा कोई चार्ज दुनिया में एग्जिस्ट करता नहीं है। हालांकि अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इससे छोटे चार्ज पार्टिकल हमको इसके 1/3 वाले 1/2 वाले मिले, लेकिन उनका अनफॉर्चुनेटली खुद का कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ओके, तो हम लोग उनकी बात नहीं करेंगे। हम मानते हैं ऐसे भी कुछ पार्टिकल है जिनसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खुद बने हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दोज पार्टिकल पर्टिकुलरली है। तो दुनिया का सबसे छोटा चार्ज जिसको खुद का अस्तित्व है, उस खुद की ओन एग्जिस्टेंस ही है, वो है एक इलेक्ट्रॉन या फिर है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? इतना। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? इतना ही होता है। सेम होता है, सिर्फ एक का निगेटिव है, दूसरे का पॉजिटिव है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज ऑन अ बॉडी इन द यूनिवर्स, एंड व्हाट इज दैट? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज द वैल्यू? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर मैंने तुमको बोला कि बेटा फिर ऐसी कोई बॉडी हो सकती है जिसके ऊपर 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम ऐसा चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो आपका आंसर होगा सर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता ही है तो बाय कंडक्शन, यानी कि बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इतना चार्ज आएगा जितना अभी आपके सामने लिखा हुआ है। लेट मी रिप्रेजेंट इट सिंबलिकली विद द सिंबल से ई। किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज हुआ? एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ई, मतलब वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इतना ही लिखते हैं हम लोग यूजुअली। मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कितना चार्ज आएगा बच्चों? ट्वाइस ही, यानी कि ये जो चार्ज है इसके डबल। तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम के बाद डायरेक्टली जो नंबर एग्जिस्ट करेगा वो होगा आपका 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इनके बीच का कोई नंबर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि चार्ज आएगा तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, या 3 आएंगे, या 4 आएंगे, या 5 आएंगे, या कोई भी इंटीजर मल्टीपल में आएंगे। आधा इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही नहीं, पार्टिकल है नहीं इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसा चार्ज किसी बॉडी के ऊपर हो ही नहीं सकता। और जब तुम क्वेश्चन के आंसर निकालते हो, ये भी एक कॉमन सेंस है। अगर आपको फाइंड करने को बोला कि फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी, और वो नंबर जो आपका आंसर है वो अगर इस नंबर के मल्टीपल में है ही नहीं, तो कॉमन सेंस है वो तुम्हारा आंसर ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसा चार्ज किसी बॉडी के ऊपर बन ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो व्हाट इज द चार्ज ऑन एनी बॉडी? दैट इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ व्हाट? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आपका सबसे पहला फॉर्मूला बन गया, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is always equals to some number into charge on a single electron. Okay, so remember this. तो एक इलेक्ट्रॉन तो 1 इंटू ई, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इंटू ई, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 इंटू ई, 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 इंटू ई, लेकिन बस इसी नंबर के मल्टीपल होता है। आगे है बच्चों कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्जेस। देखो बच्चों, चार्ज बेसिकली पार्टिकल के ऊपर है, और ये पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या कोई भी अदर पार्टिकल है। ये जो पार्टिकल है बच्चों, इन पार्टिकल को तुम तैयार कर सकते हो क्या? कैन यू क्रिएट अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थिन एयर? कैन यू क्रिएट अ इलेक्ट्रॉन? यू कांट। कैन यू क्रिएट अ प्रोटॉन? अगर आप ये पार्टिकल ही नहीं बना सकते तो इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज भी नहीं बना सकते, या किसी न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर भी तुम चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। तुम चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तुमको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, तुमको बोला इलेक्ट्रॉन को खत्म कर डालो, पॉसिबल नहीं है। ना तो चार्ज क्रिएट हो सकता है, ना तो चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्या बोला मैंने आपको? चार्ज क्रिएट भी नहीं होता, चार्ज डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। चार्ज क्या होता है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हुए, ये वाला थोड़ा सा सिंपल स्टेटमेंट है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब जिसका यूनिवर्स से कोई संबंध ही नहीं है, बाहर यानी कि उस बॉडी को छोड़ के उसके बाहर से ना तो वो कुछ लेता है ना कुछ देता है, सराउंडिंग से उसको कोई लेना देना है नहीं, ऐसी बॉडी को अपन आइसोलेटेड बॉडी बोलते हैं। और आइसोलेटेड बॉडी जो होती है उसका टोटल चार्ज होता है कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कॉन्जर्व, यानी कि जितना चार्ज है उतना ही रहता है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दिस इज सेम लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है। मास भी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बराबर कि नहीं? एक जगह से दूसरी जगह में या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया सबको, ठीक है? आगे चलते हैं बच्चों।
और ये है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कूलम्स लॉ। हम ये जानते हैं कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपल कर सकते हैं। एक बड़ा ही सस्ते वाला प्रॉपर्टी तुमने पढ़ के रखा है, लाइक चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव और यू में से नेगेटिव नेगेटिव, रिपल ईच अदर बोलते हैं ना अपन, रिपल ईच अदर, बराबर है कि नहीं। अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अट्रैक्ट ईच अदर बोल के रखा है तुम लोगों ने इन प्रॉपर्टीज को। बेसिकली इन प्रॉपर्टी को तुमने बड़ा ही हल्के में पढ़ के रखा है। हम लोग इसी साल आगे जाके किसी और चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि इवन लाइक चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस कैन रिपल ईच अदर। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये प्रॉपर्टी आपने बड़ी आधी अधूरी पढ़ी है। इस प्रॉपर्टी को अभी हम पूरा करते हैं। हमने 10वीं में पढ़ा था कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यही बोला है। पूरा स्टेटमेंट एक बार याद करो, क्या बोला है? लाइक चार्जेस फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रिपल ईच अदर, यही पढ़ के रखा है। इसका पूरा स्टेटमेंट सही तब होगा जब तुम बोलोगे चार्जेस एट रेस्ट, जो रुके हुए चार्ज है ना, उनके लिए टिपिकली ये प्रॉपर्टी है। तो तुम्हारी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, लाइक चार्जेस व्हेन एट रेस्ट रिपल ईच अदर। ओके, अनलाइक के लिए भी सेम प्रॉपर्टी है। चार्जेस कौन से होने चाहिए? एट रेस्ट वाले। तो तुम जो प्रॉपर्टी बोलते थे कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इस प्रॉपर्टी को भी एक्यूरेटली कैसे बोलोगे? अनलाइक चार्जेस व्हेन एट रेस्ट रिपल ईच अदर। जब यही चार्जेस मोशन में चले जाते तो उनकी प्रॉपर्टी बदलती है, मोशन के डायरेक्शन के हिसाब से वो प्रॉपर्टी बदलती है। तो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, वो टॉपिक में जाएंगे, तो हम उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी तो फिलहाल हम बात करते हैं चार्ज एट रेस्ट। सो कंसिडर दिस इज चार्ज से Q1, दिस इज अनदर चार्ज से Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, से द डिस्टेंस इज R। अब ये जो चार्जेस है ना, इन दोनों के बीच में हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। दोनों एट रेस्ट है तो डिपेंड है चार्ज कौन से टाइप के है उसके ऊपर। लाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक होंगे तो रिपल करेंगे, अनलाइक होंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब इनके बीच में जो फोर्स होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू कूलम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। जितना चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा उतना मल्टीप्लिकेशन ज्यादा, जितना मल्टीप्लिकेशन ज्यादा उतना इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। दूसरा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये फोर्स घटता है, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी भागता है तो आपको याद होगा कि सेम लॉ आप लोगों ने दो मासेस के लिए पढ़ के रखा था, एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन भैया का। और ये कब पढ़ा था आप लोगों ने? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो मैथमेटिक्स कहता है कि एक्स अगर वाई को प्रोपोर्शनल है, एक्स अगर जेड को प्रोपोर्शनल है, तो एक्स दोनों के मल्टीप्लिकेशन को भी प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इस केस में एफ प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे भी फोर्स प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को, M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब आगे देखो, आप ये भी जानते हो मैथमेटिक्स में ही कि व्हेन आई से x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, व्हेन आई से व्हाट, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इट सिंपली मींस देयर डिवीजन इज सेम। x की वैल्यू बदलेगी, y की वैल्यू बदलेगी, लेकिन डिवीजन कभी बदलेगा ही नहीं। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंपल मतलब है। यानी कि x की वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट नंबर इनटू y आएगा। वही लॉजिक यहाँ पे यूज करूँ तो f की वैल्यू आएगी एक कांस्टेंट नंबर इनटू Q1 इनटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। या यहाँ पे आएगा f की वैल्यू इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर इनटू M1 इनटू M2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट है ना बच्चों, इनको ढूंढा गया, काफी एक्सपेरिमेंट किए, प्रैक्टिकल किए, तब ढूंढा। ये कांस्टेंट जो था यहाँ का, ये ढूंढा कैवेंडिश ने, और इस कांस्टेंट को उसने कैपिटल G सिंबल दे दिया, M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ऐसा ये हो गया। ये जो G है इसकी वैल्यू भी ढूंढी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू SI सिस्टम में वैल्यू इतनी आती है। और बड़े इंटरेस्टिंगली ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है, ये नंबर बदलता ही नहीं है, हर बार ये नंबर एक ही वैल्यू आती है। तुम यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर में जाओ, इसका किसी मीडिया से कोई संबंध है नहीं है। तो मासेस के बीच में क्या रखा है, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। दिस वैल्यू इज फिक्स, और इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। उसी तरह से ये कांस्टेंट भी ढूंढा गया, इसकी वैल्यू आई 9 इंटू 10⁹, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वैल्यू फिक्स नहीं है। ये जो वैल्यू आया 9 इंटू 10⁻, ये तभी आया जब ये मटेरियल या ये दो चार्जेस एयर में या वैक्यूम में रखे। एयर में ऑलमोस्ट उतना ही आता है, लेकिन अदर देन दैट अगर तुमने इसको वाटर में रखा, बेंजीन में रखा, किसी और जगह पे रखा,
तो ये मटेरियल, ये वैल्यू बदल जाती है, क्यों 9 × 10⁹ नहीं रहती। दिस वैल्यू इज ट्रू ओनली इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम। और इस नंबर को ऐसा लिखने के बजाय हमने इस सिंबल में लिखा 1/4πε0। यहाँ पे 4 और पाई तो कांस्टेंट नंबर है, लेकिन ये जो नंबर है ε0, इसको एक नाम दिया हमने। इस नंबर का नाम रखा प्रिमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये नंबर ढूंढा किसके लिए बाय द वे हम लोगों ने? जो नंबर ढूंढा है आप लोगों के सामने, किसके लिए है? टिपिकली फॉर वैक्यूम और यू में से एयर। और इसलिए ये जो नंबर है ε0, ये बात करता है टिपिकली एयर की। अब मैंने आपको बोला कि ये जो नंबर है कांस्टेंट, ये मटेरियल टू मटेरियल बदलता है, तो मटेरियल टू मटेरियल जाहिर है ये जो नंबर है, सिंबल जो है एप्सिलॉन, ये भी बदलेगा। तो ये जो एप्सिलॉन है, इसको कहते हैं उस मटेरियल की एबिलिटी, मटेरियल की प्रिमिटिविटी। क्या बोलते हैं? मटेरियल की। अब बेसिकली ये नंबर है क्या, इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, कोई टास्क जब हम कर रहे होते हैं, तो वो टास्क करने की हमारी खुद की एबिलिटी और हम जहाँ पे ये टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे जो सराउंडिंग है उसकी हेल्प, दोनों मिलके डिसाइड होता है कि क्या तैयार होगा। जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता है, लेकिन कितना भी बढ़िया क्रिकेटर अगर क्रिकेट खेलने के लिए किसी ऐसे पिच पे जाए जो पिच उतना ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं है, या में से वो उतना अच्छा पिच नहीं है, तो अच्छा बैट्समैन भी जल्दी आउट हो सकता है, बराबर कि नहीं? लेकिन वही पिच, आपने देखा क्रिकेट मैचेस में पिच रिपोर्ट दिखाते हैं पहले, वो बोलते हैं आज पिच थोड़ा बाउंस होगा, तो बॉल थोड़ा बाउंस होके आता है, अच्छा प्लेयर खेल नहीं पाते फिर, या फिर थोड़ा लो रहेगा बॉल, जहाँ पे पिच अच्छा है वहाँ पे रन अच्छे बनते हैं। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि किसी बैट्समैन की अपनी बैटिंग की एबिलिटी वो अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ पे वो खेलने जा रहा है वो मटेरियल भी तो डिसाइड करेगा कि मैं कितना कंट्रीब्यूट करूँगा। तो उसी तरह से दो चार्ज जब मैं पकड़ता हूँ, दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करे या रिपल करे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, लेकिन आपस में बीच में जो मटेरियल है वो भी तो मैटर करेगा। मान लो मैंने कहा दो दोस्त हैं, बहुत क्लोज दोस्त, इतने गहरे दोस्त कि क्या बताएं, इनकी दोस्ती के बारे में मतलब मिसालें दी जाती थी। दोनों कॉलेज के बड़े प्यारे दोस्त, कुछ इस तरह के, और कि पूछो मत। अब आपस में कुछ दिनों के बाद बिछड़ गए, और एक प्रेडिक्शन है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को कभी देखेंगे, मान लो, तो आजू बाजू में भूकंप आ जाएगा, इतना चिल्लाएंगे, इतना जोश होश से अपनी पुरानी यादों को याद करेंगे। अब मैंने बोला कि यार इन दोनों को है ना सिर्फ एक दूसरे से ना हार्डली 1 फुट डिस्टेंस पे बैठाया गया, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, और कहा जाता था कि ये दो अगर मिलेंगे तो प्रलय आ जाएगा। अब बोले हाउ इट इज पॉसिबल, 1 फुट पे बाजू बाजू में बैठेंगे फिर भी कुछ नहीं, बात तक नहीं की एक दूसरे से। अब बोले कैसे भैया, इसके बीच में एक है ना सॉलिड 1 फुट की दीवार थी, बने कि नहीं? अब पहचान ही नहीं पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये दीवार आपके बीच के इनकी दोस्ती के बीच में रुकावट डाल रही है? हाँ। तो बीच का मीडिया डिसाइड करता है कि नहीं, करता है कि नहीं, अरे करता है कि नहीं, करता है कि नहीं, करता है। तो मीडिया डिसाइड करेगा कि इनकी दोस्ती को कितना बढ़ने देने का। समझ में आ रहा है? अगर यही से ये कांच की दीवार होती तो हो सकता है तोड़ के अंदर चले जाते। अगर नॉर्मल कुछ होता तो फिर बोलते अरे कितने दिनों के बाद, बरोबर है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे दो चार्जेस अगर मैं लेता हूं तो उन दोनों के बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है वो डिसाइड होता है कि इनके बीच में है क्या, और फिर उस मीडिया का कंट्रीब्यूशन कैसे काउंट करें। तो उसके लिए हम लोगों ने ये सिंबल बना के रखा है एप्सिलॉन। दिस इज नोन एज प्रिमिटिविटी ऑफ मीडिया, एंड बेसिकली दिस नंबर डिसाइड कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना बढ़ने देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना भारी बनाएगा। ठीक है, एक नंबर। इसकी एक बहुत तगड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन आपको गूगल करके भी मिल जाएगी, लेकिन आपको उसके बारे में इतना चिंता करने की फिलहाल तो जरूरत है नहीं। तो होप कि तुमको मैंने ये जो बताया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे जाके और समझते हैं। ये जो फॉर्मूला है इससे एक चीज तो आपकी क्लियर हो गई कि दो चार्जेस के बीच में अगर कोई अदर मीडिया है तो फोर्स अलग होगा, और वैक्यूम है तो फोर्स अलग होगा। फर्क पूरे फॉर्मूले में सिर्फ इस सिंबल पे पड़ेगा। यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा है, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 लिखा है। कैन यू सी दिस? अबे हाँ या ना? सेम दो चार्जेस लिए मैंने, आई टुक सेम 2 चार्जेस, say q1 and q2 separated by distance what r. once they are separated in certain material, okay, तो उसमें फोर्स का फॉर्मूला कितना बन गया?
एफ मीडिया इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सेम चार्जेस सेम सिस्टम एज इट इज उठा के वैक्यूम में रख दिया या चलो एयर में भी रख दिया, तो सेम चार्ज के बीच में फोर्स कितना हो गया, इतना। उस केस में एप्सिलॉन के बजाय हम लोगों ने क्या लिखा, एप्सिलॉन 0। और मैंने बोला कि दोनों फोर्सेस सेम नहीं होते, उनमें फर्क होता है। एक फोर्स दूसरे फोर्स के कुछ मल्टीपल होता है दुगना तिगना आधा कुछ तो हो सकता है। अब एक फोर्स दूसरे के कितना मल्टीपल है उसको मैंने गिनने का डिसाइड किया, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल डिवाइड दिस नंबर सिंपली, इन दो नंबर को डिवाइड करता हूं कि फोर्स मीडिया के अंदर कितना है और फोर्स वैक्यूम के अंदर कितना है। तो इससे क्या होगा बच्चों, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, फोर्स इन वैक्यूम कितना है, वो आपका 1/ε0 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 1/ε बचेगा। सिंप्लीफाई करोगे तो एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, ε0 नीचे आएगा। बराबर है, ये समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स का एक रेशो फाइंड कर दिया। अब इस रेशो को कुछ तो नाम रखना चाहिए, तो इस रेशो को हम लोग कैपिटल K सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया, या तुम इसको ε/r भी बोल सकते हो। वी कॉल इट एज ए रिलेटिव प्रिमिटिविटी या सिंपली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों नाम एक दूसरे से काफी अलग लगते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रिमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये बेसिकली है क्या, देखो एक चीज यहाँ पे समझो बच्चों, कि जब आपने चार्ज पार्टिकल को मीडिया में रखा था, फोर्स कितना हो गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई व्हाट एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जब उन्हीं दो को पकड़ के तुमने एयर में रखा या वैक्यूम में रखा, तो वो फॉर्मूला कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू हो गया ε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इससे समझा कि ये जो मीडिया है ना, इसका ही कुछ तो सब झोल है। अब ये जो नंबर है, ये बात मीडिया की कर रहा है, तो मुझे दो मीडिया का कंपैरिजन करने की इच्छा हुई। अपने घर वाले भी अपनी कंपैरिजन करते कि नहीं करते, करते हैं ना। मान लो तुमको किसी एग्जाम में मार्क्स आए 25 और तुम्हारे दोस्त को मार्क्स आ गए मान लो 50, तो तुम्हारे घर वाले क्या बोलते, तुम तुम्हारे दोस्त के आधे ही हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते, तेरी पढ़ाई तेरे दोस्त से आधी है, बोलते हैं ऐसे। अब तुम्हारे घर वालों को भी मैथमेटिक्स आता है, देखो कैसे निकाला उन्होंने आधा, कुछ नहीं, तुम्हारा जो मार्क्स था उसको किसके मार्क्स के साथ कंपेयर कर दिया बच्चों, किसके मार्क्स के साथ कंपेयर कर दिया, तुम्हारे दोस्त के मार्क्स के साथ कंपेयर कर दिया, जस्ट बाय फाइंडिंग देयर रेशो, और फिर तुम्हारा आंसर मिल गया। तो सेम चीज यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारी प्रिमिटिविटी है मटेरियल की, उसको वैक्यूम के प्रिमिटिविटी के साथ कंपेयर कर देते हैं कि वैक्यूम के प्रिमिटिविटी के कंपेयर में तुम्हारी प्रिमिटिविटी कितनी गुना ज्यादा या कम है। ये जो नंबर तुमको मिलता है ना, इस नंबर को अपन बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक तरह से ये तुम्हारी प्रिमिटिविटी किसी दूसरे के प्रिमिटिविटी के फॉर्म में बताई गई। मैंने बोला तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे दोस्त के आधे हैं, तुम्हारे दोस्त के डबल हैं, तुम्हारे दोस्त के 5 गुना हैं, तो मार्क्स ही बता रहा हूं मैं, लेकिन किसी और के मल्टीपल में, यानी कि किसी और के रिलेशन में, इसलिए मैं तो उनको तुम्हारे रिलेटिव मार्क्स भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, रिलेटिव मार्क्स। और इसलिए इसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, और इसी को म्यू आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका दूसरा नाम रिलेटिव प्रिमिटिविटी भी है। क्या नाम है इसका, रिलेटिव प्रिमिटिविटी। फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा। और जब हमने डिवाइड किया तो ये देखा हम लोगों ने कि दिस इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ फोर्स इन वैक्यूम, या यू में से एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडिया। बी केयरफुल वाइल राइटिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर मीडिया है, नीचे वैक्यूम है। ओके, चाहे तो मैं सिंबल बदल के ऐसा लिख देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, और यहाँ पे देखो ऊपर वैक्यूम है, नीचे मीडिया है। अंडरस्टूड, किसी को इसमें डाउट है तो इसको भी अपने आप में एज अ फॉर्मूला याद रखना। कभी कभी हमें ये फॉर्मूले से भी बहुत डायरेक्टली आंसर मिल जाते हैं, स्पेसिफिकली जब हम एंट्रांस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है वो समझा, दो चार्ज के बीच का फोर्स समझा। तो अभी दो चार्ज के बीच का जो फोर्स का फॉर्मूला है, जो कि आपने यहाँ पे लिख के रखा है, देखिए ये मीडिया वाला फॉर्मूला, ओहो सॉरी, ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आगे जाके आप ऐसा भी लिख सकते हो कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन केप्ट इन सम मीडिया ऑफ प्रिमिटिविटी एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एप्सिलॉन, मैं क्या कर रहा हूं वो देखो। मेरे को एक चीज अभी पता है कि एप्सिलॉन 0/एप्सिलॉन दिस वैल्यू इज इक्वल टू K, सॉरी उल्टा लिखा, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, K। तो एप्सिलॉन का सिंपली वैल्यू क्या हो गया बच्चों, एप्सिलॉन 0 इंटू K। समझा। तो मैं एक काम करूंगा कि एप्सिलॉन के बजाय उसकी वैल्यू डालता हूं। इस फॉर्मूले में जो एप्सिलॉन है ना,
एप्सिलॉन के बजाय मैं उसकी वैल्यू डालता हूँ एप्सिलॉन 0 की, और फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो हम लोग मीडिया के फॉर्मूले को फाइनली जब दो चार्जेस को किसी दूसरे मीडिया में रखते तो फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। और जब आप एयर में लेके जाते हो तो फॉर्मूला बन जाता है कुछ इस तरह से, यानी कि के यहाँ पे होता नहीं। क्यों? क्योंकि एयर के लिए के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। आप बोलोगे सर एयर के लिए के का वैल्यू कैसे आएगा 1? तो अगर मैं आपको ये पूछूं बेटा कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, मैंने क्या बोला आपको कि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ। वेट, हाँ, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ। किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालते हो आप लोग? उस मटेरियल की परमिटिविटी को एयर के या वैक्यूम के परमिटिविटी से डिवाइड करते हो। अगर मैं एयर के लिए ही पूछूं तो तुम उसके परमिटिविटी को उसी से डिवाइड कर दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। सो फॉर एयर व्हाट इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी है 1। तो दिस इज फार्मूला फॉर मीडिया। तो मुझे नहीं लगता अब इस टॉपिक में कोई दिक्कत है, यह बहुत काम का फार्मूला है। जाहिर है ये तुम्हारा लर्न होना चाहिए, 11th में ही था लेकिन मैंने समझा दिया है, चलेगा। चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारा ब्रेक के बाद का टॉपिक होगा। तो आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं अभी, इसके बाद एक 5 मिनट का मैं आपको ब्रेक दे दूंगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो बच्चों, तुमने वो रॉयल रंबल्स मैचेस देखे कभी WWE की? उसमें होता क्या है, वो 30 40 50 कितने भी रेसलर हो सकते हैं, जीतने वाला एक ही होता है। तो वहाँ पे ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, हर एक दूसरे को पीटता रहता है, बराबर है ना? जो आखिरी में बचता है वो विनर है। अब इमेजिन करो, अभी हमने जो प्रॉपर्टी बोली उसमें 2 ही चार्जेस थे, Q1 और Q2। तो मैंने बोला Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। मैग्नीट्यूड कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू बोलो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। इतनी इन दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड होगी। अबे हाँ या ना? और इस फोर्स को मैं मान लो F सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर टिपिकली यहाँ पे मैं नाम बदल दूँ, इसका नाम मैं रखूँ Q या Q0, मैंने बोला ये वो चार्ज है जिसको हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, बराबर है कि नहीं? टेस्ट करने के लिए मतलब जिसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है ये चेक करने के लिए रखा हुआ है। जैसे आपने कभी गौर किया होगा, अगर किसी ने नेशनल ज्योग्राफी देखा है तो उसमें देखो कोई शेर क्या करता है, कोई छोटा मोटा शिकार पकड़ के रहता है, मरा हुआ नहीं है, जिंदा ही पकड़ के लाता है, आधा अधूरा मरा हुआ, भाग नहीं सकता इस स्टेट वाला, और उसको अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास लाके छोड़ देता है ताकि बच्चे प्रैक्टिस करें उसके साथ। तो बेचारा हो गया टेस्ट, बराबर है कि नहीं? अब ये टेस्ट वाला है और जिसके साथ टेस्ट हो रही है वो है आपका उस शेर का पहला बच्चा। वो दोनों के बीच का फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा अगर किसी मीडिया में रखें? दैट फॉर्मूला विल बी दिस, टेस्ट वाला चार्ज यानी कि Q0 इंटू Q1। चलेगा बच्चों? लेकिन मान लो यहाँ पे दूसरा शेर का बच्चा भी आ गया Q2। अब वो क्या करेगा? वो भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। आपस में ऑफकोर्स ये भी उसके ऊपर फोर्स लगाता है, लेकिन हम लोग किसी भी एक चार्ज की बात करें, खाली Q2 के ऊपर, Q0 के ऊपर क्या होगा? अब Q0 के ऊपर Q2 भी फोर्स लगाएगा। ये जो पहला वाला फोर्स, इसका नाम मैंने F1 रखा, डायरेक्शन भी कंसिडर होगी क्योंकि फोर्स को डायरेक्शन होती है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो हो जाएगा आपका F2। उसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अगर किसी मीडिया में है तो के, अदरवाइज वैक्यूम में है तो 1 आएगा के की जगह पे। Q0 डिवाइडेड बाय Q2 ने सर इतना पीटा, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। लेकिन अब R कौन सा होगा? पहली केस में ये R होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, लेट मी कॉल दैट एज R1। फिर होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, लेट मी कॉल इट एज R2 का स्क्वायर। फिर मान लो शेर का तीसरा बच्चा भी आ गया Q3, वो भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसके फोर्स को नाम रखता हूं मैं F3। चौथा भी आएगा F4। अब यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे एक चार्ज और इन दोनों के बीच में जो भी कुछ फोर्स था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख के रखे देखो मैंने उसकी, उस फोर्स का इस दूसरे के आने या न आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। टेस्ट चार्ज और पहला पार्टिकल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है Q0 जिसको टेस्ट करने के लिए लाया है, और Q1 जो फोर्स लगा रहा है, इन दोनों के बीच में ये जो भी फोर्स है जो ऊपर मैंने अभी लिखा है, ये फोर्स की वैल्यू का, मैग्नीट्यूड का, एज वेल एज डायरेक्शन का किसी दूसरे चार्ज के होने न होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
कितने भी चार्ज आए फिर भी ये उतना ही फोर्स लगाएगा, और कोई ना भी हो फिर भी ये उतना ही फोर्स लगाएगा। और ऐसा हर एक के लिए ट्रू है। Q2 भी इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है ना, इसका भी किसी और के होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी के आने से ये कम भी नहीं होता, ज्यादा भी नहीं होता, उतना ही रहता है, जो हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड कूलम लॉ के फोर्स के फॉर्मूले से मिलता है। मैंने बोला कि बेचारा टेस्ट चार्ज ऐसा कितना मार खाएगा। आप मेरे बोलोगे सर सब मिलके जितना पीटेंगे उतना, यानी कि सब मिलके जितना फोर्स लगाएंगे। मान लो अगर ऐसे n चार्ज पार्टिकल आपने लिए होंगे तो n की n उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ रिमेनिंग ऑल चार्जेस। तो एक के ऊपर कितना फोर्स लगता है बचे हुए सबका मिलके। हालांकि ये तो शेयर की केस थी, लेकिन एक्चुअल चार्जेस के केस में तो सबके ऊपर फोर्स लगता है। Q1 के ऊपर भी बचे हुए सारे फोर्स लगाते हैं, Q2 के ऊपर भी उसको छोड़ के बचे हुए सारे फोर्स लगाते हैं। समझा? दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या टू बी प्रिसाइज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स ऑन चार्जेस। याद रखोगे, एट रेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। या टॉकिंग व्हेन द चार्जेस इज एट रेस्ट, कहीं पे जा नहीं रहे, चलेगा? तो दैट्स ऑल फॉर दिस फर्स्ट सेशन। ब्रेक के बाद हम लोग लेंगे सेकंड सेशन। तब तक के लिए जय हिंद। आप पूरे 5 मिनट का 10 मिनट का आराम से ब्रेक ले लो।